चलिए डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको 2 लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। आज फर्स्ट लेक्चर होगा, कल इसका सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, अब जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। सबसे पहले हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे हमारे पास देखो, इसको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 बातें आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि हम इस पर रिसर्च नहीं करने जा रहे। ठीक है, हमें मालूम है कि आप लोग बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट देख के आ रहे हो, बट ऑनलाइन में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी एमएससी किए हुए हैं, आपको रिसर्च करा सकते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। बच्चे हमसे पूछा करते हैं, सर ये वाला लिगेंड बता दिए, वो वाला लिगेंड बता दिए। उन्होंने लिगेंड पे ही जो है रिसर्च करा दी है, फ्लेक्सी डेंटेड, ये डेंटेड, वो डेंटेड, पता नहीं कौन कौन से डेंटेड बता देते हैं। हम उतनी बात करेंगे जितना एनसीईआरटी में और जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश ना करें, आप उतना ही पढ़ें जितना आपके एग्जाम में आना है। आप इसको पढ़ के देखिए, एग्जाम में सवाल लगाए, आपको इसमें जो कोऑर्डिनेशन का जो भी सवाल आएगा वो आपको इसमें से मिलेगा। ठीक है, एक बात हो गई। तो इसमें धैर्य रखें, संयम रखें और बस पढ़ाई पे फोकस करें अपना। तो ये हमारे पास K4 एफिशिएंसी हो गया। ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसकी एक खास बात ये होती है, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये वाले लिगेंड्स होते हैं, अभी बताएंगे ये लिगेंड्स क्या होते हैं। ये वाले जो पोर्शन होता है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, एक बात बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कैसे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आप लोगों को पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास Fe है, तो इस पे हर Cn जो होगा, हर Cn वो इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, किधर, Fe की तरफ। कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से करता है। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बस डबल सॉल्ट वगैरह हमको नहीं पढ़ना, डबल सॉल्ट क्या होता है, वो क्या होता है, उसके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, हमको ये बात जाननी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जिससे एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। एक बात इसकी एक खास बात ये हो गई, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्यों बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात यहां पर समझ लीजिए, ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन होता है, ये हमारे पास आयोनाइज नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता। अगर हम चाहें इसको आयोनाइज करा दें, अगर हम ये चाहें इसको आयोनाइज करा दें, हम चाहें कि हमारे पास यहां पे Fe+2 में आ जाए और Cn माइनस में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझे रहना। हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है, जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, वो कभी आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, अब 2-3 बातें जल्दी जल्दी इसके बारे में जान लेते हैं, फिर ये सारी बातें फिर से रिपीट करेंगे तो और समझ में आएगा। अभी आपको टर्म के बारे में तो जान लीजिए। देखो, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला, ये पूरा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके साथ जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ हमारे पास जो भी कैटायन हो या एनायन हो, ध्यान देना, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ में कोई भी कैटायन हो या एनायन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। देखो, अभी कुछ 10-15-20 मिनट आपका जो लेक्चर चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड चलेगा, कि इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, पहले इंफॉर्मेशन ले लो फिर सवाल पे जंप करते हैं। इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक, अभी हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, या इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, जो ये ब्रैकेट में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो पूरे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उसके साथ कोई भी आयन हो, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। अब चलो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चलते हैं। इसके अंदर एक मेटल होगा, जो मेटल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और जो आयन, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं इसे, और जो उसके साथ लगा होता है बेटा, इसे बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, ये हमारे पास लिगेंड हो गया।
ठीक, अब आपको समझ में आया। अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है, अब ये मत समझना, ये ना पूछना सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आपको जानना नहीं है। आपको जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है वो चीज होती है। अब अभी अभी आपको सॉल्ट हम 3 तरह के पढ़ाए, फिर सॉल्ट में हम बताया आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये होता है, इसकी खासियत जो है वो बताएंगे हम। ठीक, एक बात समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मोस्टली बनाते हैं वो डी ब्लॉक के डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, बात समझ लेना। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उनका जो डी ब्लॉक होता है उसकी वेरिएबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। एक बात कहीं पॉइंट कर लिख लेना। दूसरी बात इसमें यह लिख लेना कि इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है ये आयोनाइज नहीं होता, ये जबकि डबल सॉल्ट, अब फिर देखो उसी पे पहुंच रहे हैं, बार बार हमारा मन वही जा रहा है, बट उसको पढ़ाना नहीं है। अगर हम डबल सॉल्ट की बात करेंगे, ये हम एस ब्लॉक में पढ़ाएंगे, डबल सॉल्ट क्या होता है हम जो है एलएम के बारे में बताएंगे, वो सब चीजें बताएंगे। यहां पर जो बताना जो जरूरी है वो समझिए आप। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो आयोनाइज नहीं होता। अगर हम चाहें इसको आयोनाइज कर दें, लिगेंड अलग कर दें और हमारे पास सेंट्रल मेटल को अलग कर दें, तो ये नहीं पॉसिबल है। ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना। हमारे पास जो काउंटर आयन होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि ये हमारे पास K प्लस में आ जाएगा, ये पूरे के ऊपर माइनस आएगा, ये हमारे पास FeCN का होल 6, अंदर वाला आयोनाइज नहीं होगा, ये पूरा आयोनाइज हो गया। देखो ये माइनस का 4 आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? तो बात समझे रहे ना कि अगर हम इसको आयोनाइज, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज करना चाहेंगे तो काउंटर आयन अलग हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो सकता है, बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अगर हम इसे आयोनाइज कराना चाहें तो ये कभी भी आयोनाइज नहीं होता। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमने एक जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमने ये जाना कि इसके अंदर जो बाहर की तरफ होता है, जो भी आयन होगा उसे हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, पूरे स्फीयर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके अंदर जो मेटल होगा उसको सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं, और उसके अंदर जो ये वाला पार्ट होगा जो डोनर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। कहीं पर एक बात और से लिख लीजिए भाई, लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो लिगेंड होता है उसको हम लोग लुईस बेस कह सकते हैं, और जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होता है उसको हम लुईस एसिड कह सकते हैं। ये बात कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, हमने बहुत कुछ जान लिया। अब हम इसके जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बढ़ते हैं। हमने इसके बारे में जान लिया, इसके बारे में जान लिया, अब इसके बारे में, लिगेंड के बारे में हम और जानना शुरू करते हैं। लिगेंड के बारे में हम और जानना शुरू करते हैं। मान लेते हैं लिगेंड हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे पास होमोलेप्टिक होता है और एक हमारे पास हेट्रोलेप्टिक होता है। 2 तरीके से होते हैं, एक होमोलेप्टिक होता है और एक हेट्रोलेप्टिक होता है। बेटा होमोलेप्टिक क्या होता है, जैसा कि आपको उसके नाम से याद हो रहा है, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाने वाले K4FeCN का होल 6, ध्यान देना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाने वाले सारे लिगेंड सेम हुए, सेम टाइप के हुए, तो उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक लिगेंड। बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। अगर सारे लिगेंड सेम टाइप के हुए तो उसे बोलते हैं होमोलिप्टिक। लेकिन अगर मान लिया इसी में से हम ये कर दें FeCN का होल 5 और Cl कर दिया, ठीक है, तो यहां पर 2 तरीके के लिगेंड आ गए, एक CN वाला है और एक क्लोरीन वाला है। तो इसको हम डॉक्टर साहब बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? एक तुम ही हो जो एकदम लाइव क्लास में एकदम जैसे लाइव होती झम से आ जाते हो। ठीक है, चलो देखो, एक होमोलिप्टिक हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, हेट्रोलिप्टिक। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास सारे लिगेंड एक से हैं, एक ही लिगेंड, एक ही टाइप के, एक नहीं, नंबर नहीं, टाइप, एक ही टाइप के लिगेंड है तो उसे बोलते हैं होमोलिप्टिक। अगर डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो सिर्फ और सिर्फ साइनाइड वाले 6 के 6 जो लिगेंड है वो साइनाइड वाले मतलब एक ही टाइप के हैं तो इसे होमोलिप्टिक बोलते हैं। यहां पर 5 साइनाइड वाले हैं और 1 क्लोरीन वाला है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसको भी ऐसे ही आप लोग लिख लिए, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक। अच्छा जरा समझिएगा,
अब आते हैं बात डेंटिसिटी पे, लिगेंड की बात चल रही है, होमोलिप्टिक लिगेंड हो गए, हेट्रोलिप्टिक लिगेंड हो गए। अब लिगेंड की डेंटिसिटी की बात आती है, डेंटिसिटी, ठीक है। डेंटिसिटी क्या होती है, कोई भी लिगेंड जितनी डोनर साइट रखता है, कोई भी लिगेंड जितनी डोनर साइट रखता है उसको उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। कोई भी लिगेंड जो होता है जितनी भी डोनर साइट रखता है उसको उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। जैसे जैसे अगर हम करें Cl-, तो Cl के पास सिर्फ और सिर्फ एक डोनर साइट है, बात समझे रहना। Cl के पास भले ही कई सारे पेयर जो है इलेक्ट्रॉन हो, भाई Cl के पास अगर हम चाहें तो हमारे पास 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब नहीं है, डोनर साइट से मतलब है। Cl के पास सिर्फ एक ही डोनर साइट है, मतलब वो Cl ही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बात समझे रहना। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, सिर्फ एक साइट है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। फिर समझ लेना, हमारे पास OH- हो गया, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड है, सिर्फ ऑक्सीजन वाली साइड से ये डोनेट कर सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोडेंटेट, एक साइड है, एक, इसकी डेंसिटी 1 हो गई। लेकिन अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास, इसमें देखना 2 साइट हो गई, एक ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव है वो साइट समझो, उसको साइट समझो कि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या जिसके पास लोन पेयर हो, जो लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देखो याद करने वाली बातें हैं ये, ठीक। ये हमारे पास देखो, अगर इसके पास एक डोनर साइट यहां से, एक डोनर साइट यहां पे, तो 2 डोनर साइट हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइडेंटेट। तो लिगेंड की डेंटिसिटी किस पर डिपेंड करती है, डोनर साइट पे। जितनी ज्यादा डोनर साइट होंगी उतनी ज्यादा उसकी डेंटिसिटी होगी। एक डोनर साइट तो मोनोडेंटेट, 2 डोनर साइट तो डाइडेंटेट, 3 डोनर साइट तो ट्राइडेंटेट, 4 डोनर साइट तो टेट्राडेंटेट, 5 डोनर साइट तो पेंटा, और 6 तो हेक्सा। तो इसका मतलब एक बात समझ लिए, मोनो और बाई तक पढ़ेंगे, उसके आगे हम पॉली बोल देंगे। हमको डेंटिसिटी पे कोई रिसर्च नहीं करनी, बस हमको मोनोडेंटेट के 2-4 एग्जांपल लिखा देने हैं आपको, जो आपको आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आपके हमारे पास Cn- हो गया, Cl- हो गया, Cn- हो गया, जैसे हमारे पास NH3 हो गया, जैसे हमारे पास H2O हो गया, ये सब के सब कैसे हैं बेटा, मोनोडेंटेट है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सिलेट है बेटा, क्या है बेटा, ये ऑक्सिलेट होता है, इसको बोलते हैं C2O4-2, ऑक्सिलेट होता है, ऑक्सिलेट बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में OX लिखते हैं। आपको शॉर्ट में अगर OX लिखा मिल जाए तो उसको ऑक्सिलेट समझेंगे। ऑक्सिलेट में कितनी डोनर साइट है, ध्यान देना, ऑक्सिलेट में कितनी डोनर साइट है, 2, तो इसको लोग क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डाइडेंटेट बोलेंगे। अच्छा एक बात और इसमें कमाल की समझना, कि यहां पर 2 डोनर साइट है और दोनों डोनर साइट सिमिलर हैं। भाई एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में A-A, ये A-A टाइप वाला हो गया, ठीक। इधर वाला अगर आपने लिख लिया हो तो इसमें हम इसको मिटा दें, ये मोनोडेंटेट है, ये डाइडेंटेट है, ठीक है। अब ये डाइडेंटेट की हम बात कर रहे हैं, मोनोडेंटेट तुमने जितने लिखना था लिख दिए, अब डाइडेंटेट की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये आ जाए, अगर ये देखो, ये हमारे पास, इसका नाम बताओ, आप इसको बोलते हैं ग्लाइसिटेट, इसको बोलते हैं ग्लाइएसिटेट, ठीक है, ग्लाइएसिटेट। जिस तरीके से एसिटेट आप लोग पढ़ते हो, CH3COO-, ये हमारे पास एसिटेट हो गया। बस हम लोग करते क्या है, जो CH3 होता है उसका एक H हटा दो और उसके दूसरी तरफ NH2 लगा दो, ये हमारे पास ग्लाइएसिटेट हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है बेटा वो हमारे पास GY होता है, GLY, ग्लाई, ठीक है, इसको शॉर्ट में ग्लाई लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसमें डोनर साइड जो है, देखो एक डोनर साइड ऑक्सीजन की है और एक डोनर साइड नाइट्रोजन की है, दोनों डोनर साइड अलग अलग हैं, दोनों डोनर साइड अलग अलग हैं। जब दोनों डोनर साइड अलग अलग होते हैं, इसका टाइप जो होता है A-B वाला होता है, ध्यान देना आगे काम आएगा। इसको हम जो आइसोमरिज्म जब पढ़ाएंगे तो इसमें हम पूछेंगे, ये A-B टाइप का है और ये A-A टाइप का है, मतलब ये बाइडेंटेट हैं लेकिन दोनों डोनर साइड अलग अलग हैं, ये भी बाइडेंटेट है लेकिन दोनों डोनर साइड जो है इसमें सिमिलर हो गई,
ठीक है। एक और हमारे पास बाइडेंटेट होता है, उसको लिख लो, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है आपको। एक और होता है ये, अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक याद रह गई हो तो हमने उसमें बताया था एथाइलिन, और OH लगता होता तो एथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते थे। 2 OH लगते थे इस पे, अगर 2 CH में एडजेसेंट कहीं पर OH आ जाते थे तो उसको हम लोग एथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते थे। वैसे ही देख लिए, ये हमारे पास एथाइलिन है, दो हमारे पास कार्बन है, और उसको हम लोग बोलते हैं एथाइलिन, और साथ में 2 अमीन भी है, एक अमीन ये, एक अमीन ये, तो इसे बोलते हैं एथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, या इसको बोलते हैं एथाइलिन 1,2 डाइअमीन, जैसे भी आप समझ में आए। तो इसको एथाइलिन डाइअमीन भी बोलते हैं। इसको EN से, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो EN होता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो मोनोडेंटेड लिगेंड तो हमने बता दिए, जिनकी सिर्फ एक डोनर साइड होती है उसको मोनोडेंटेड बोलते हैं। जिसकी एक से ज्यादा डोनर साइड होती है उसको जिसकी 2 डोनर साइड होती है उसको बाइडेंटेड बोलते हैं, और जिसकी 2 से भी ज्यादा हो जाती हैं उसे हम लोग पॉलीडेंटेड बोल देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझे रहना अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से बात एकदम क्लियर हो जाए तब हमको बताना। अब यहां से एक बात समझो कि हमारे पास, हमने तुमको बाइडेंटेड में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, हमने रिसर्च नहीं कराई, हमने 2-3 बताए। एक और अगर लिखना चाहो तो कहीं पर भी DMG लिख लेना, ये भी हमारे पास जो होता है बाइडेंटेड होता है, कहीं अलग से लिख लेना, बस 4 बहुत ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग बुक के या किसी बुकलेट के बहुत ज्यादा जो है लिगेंड रटने की कोशिश मत करना, जहां से सवाल बनता है वहां से हम बताएंगे ये सवाल बनता है। ठीक है, बात समझ रहे ना? आपसे लिगेंड पे नहीं सवाल पूछेगा कितने सारे लिगेंड आपने याद कर लिए, ठीक है, आपसे मजदूरी नहीं कराएगा, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है, मजदूरी पे सवाल नहीं बनता है कि आपने बहुत ज्यादा रट लिया है तो उस पर सवाल बन जाएगा। ठीक, जहां पे कॉन्सेप्चुअल बात होगी वो हम बताएंगे, यहां पर कॉन्सेप्चुअल बात है, इसे आप याद करिए। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास बाइडेंटेड में 4 लिगेंड आप याद करिए। एक हमारे पास ऑक्सिलेट को याद करिए, एक हमारे पास आप ग्लाइसिटेट को याद करिए, और ये हमारे पास डाइएथाइलएमीन को याद करिए, और DMG को याद करिए। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये ए, देखो ये हमारे पास बाइडेंटेड है लेकिन दोनों डोनर साइट अलग हैं, ये भी हमारे पास बाइडेंटेड है लेकिन दोनों डोनर साइट सेम है, और इसमें भी वही है, देखो इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर हमारे पास डोनर होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो बाइडेंटेड तो है लेकिन डोनर साइड क्या होती है बेटा, सिमिलर ही होती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। तो बात समझ में आई, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, डाइडेंटेड हो गया या बाइडेंटेड हो गया। ठीक, एक और होता है उसको पॉली में एक याद कर लीजिए, हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड ये हमारे पास EDTA होता है, EDTA ये हमारे पास हेक्साडेंटेड होता है, हेक्साडेंटेड होता है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। 4 एसीटेट जो अमीन वाला पोर्शन होता है उसके दोनों H हटा के जो है उस पर 2-2 एसीटेट लगा देते हैं, बस। बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। एथाइलिन डायमीन तो आपको मालूम बन ही चुका है, देखो ये CH2 हुआ, ये CH2 हुआ एथाइलिन, इस पे ये अमीन होता है, इस पे ये अमीन होता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। क्लियर नहीं क्लियर? यहां पर 2 H लगे होते थे ना, दोनों H हटा के इस पे 2 एसीटेट लगा दो, और इस पे यहां पर देखो दोनों H के हटा के इस पे एसीटेट लगा दिए, और यहां पर भी हमने एसीटेट लगा दिए। हालांकि इसके स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। ये हमारे पास हेक्साडेंटेट हो सकता है, ये हमारे पास कितना होता है बेटा, हेक्साडेंटेट होता है, EDTA से बोलते हैं हेक्साडेंटेट। 1 डोनर साइड, 2 डोनर साइड, 3 डोनर साइड, 4 डोनर साइड, 5 डोनर साइड, 6 डोनर साइड। ठीक है, तो ये हेक्साडेंटेट होता है क्योंकि इसमें डोनर साइड 6 होते हैं। आप पूरा स्ट्रक्चर ना भी याद करें, आप सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेट होता है। ठीक है, या इसको पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में हम रखते हैं। बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड पर रिसर्च मत करना, हम बार बार कह रहे हैं कि लिगेंड पर रिसर्च मत करना, कि लिगेंड पर रिसर्च किए बैठे हैं कि ऐसे वैसे वैसे वैसे। जहां जहां से सवाल बन सकता है, और जो भी चीज पे सवाल आसानी से आपको कम शब्दों में बन सकता है वही सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारा, बहुत आहिस्ता से आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे और बहुत मजेदार ये चैप्टर आपको लगेगा। क्लियर? आप पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए और पूरे कॉन्सेप्ट पर सवाल देख लीजिए। आप कहीं से भी सवाल लगा लीजिए, कोई भी 10 ईयर कोई भी अच्छी बुक का सवाल लगा लीजिए, बट ऐसी बुक का सवाल मत लगाइए जो आपको रिसर्च कराते हैं। ठीक है, पता लगा आपको जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने हाई फाई क्वेश्चन दे देते हैं। बार बार हम कह रहे हैं उतने हाई फाई आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक पढ़ना है और सेलेक्ट होके उसके बाद रिसर्च में जाना है। ठीक, चले बेटा, ये हमने यहां पर बाइडेंटेट की बात कर ली। अच्छा, एक टर्म होता है चिलेट, एक टर्म होता है चिलेट। चिलेट क्या होता है? देखो, जैसे हमारे पास ये हमने अभी बनाया था,
जैसे हमने बनाया था, चलो इसको बना लेते हैं, ऑक्सिलेट को बना लेते हैं। C2O4 था ऑक्सिलेट, यही ऑक्सिलेट था, ठीक। इसमें कितनी डोनर साइट है? 2। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये मेटल रहा होगा, ये कौन सा मेटल है? सेंट्रल मेटल आयन। लिगेंड का क्या काम होता है डॉक्टर साहब? लिगेंड का काम ये होता है कि वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करे किसको? सेंट्रल मेटल को। कर दिया इसने। ये भी तो हमारे पास साइट है भाई, 2 डोनर साइट है ना, तो दोनों मिल के जो है, दोनों क्या करेंगे? मेटल को डोनेट करेंगे। देखो ये भी मेटल को डोनेट करेगा, इसने भी मेटल को डोनेट कर दिया। ये हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन था वो था। ये हमारे पास कोई बाइडेंटेट है, कोई बाइडेंटेट है, उसने क्या किया? उसकी दोनों डोनर साइट ने मेटल को डोनेट कर दिया। अब आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां से आपको रिंग बनती हुई दिख रही होगी। देखो ये पूरी रिंग बन गई। यहां से शुरू करो, ये मेटल, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, फिर ये मेटल, एक क्लोज रिंग बन गई, नहीं बन गई? दिख रहा होगा आपको, ये रिंग बन गई। देखो ऐसे बनती, ये रिंग यहां चली, यहां चली, फिर यहां से आई, फिर यहां ये एक रिंग बन गई, क्लोज रिंग हो गई। दिख रही क्लोज रिंग? ठीक। जो ये क्लोज रिंग बन के आई है, इसको हम लोग बोलते हैं चिलेट। ये क्या बोलते हैं? चिलेट। ध्यान देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट। ठीक। अच्छा, जो इसका प्रोसेस हुआ उसको बोलते हैं चिलेशन। जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जो ये फिनोमिनन हुआ, जो ये तमाशा हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेशन। जो ये बन के आया ये है चिलेट। जो ये बन के आया वो है चिलेट। क्लियर नहीं क्लियर? और जो ये प्रोसेस है, जो ये बनने का प्रोसेस है, जो फिनोमिनन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो एक बात बड़ी ईमानदारी से बताओ, क्या हमारे पास कोई भी मोनोडेंटेट चिलेशन कर पाएगा? कोई भी मोनोडेंटेट? तुम ईमान से बताओ। देखो यहां पर चूंकि इसकी डेंटिसिटी 2 थी, तो एक ऊपर से दिया, एक नीचे से दिया, तो ये रिंग बन पाया। अगर मान लिया हमारे पास कोई मोनोडेंटेट, मान लिया Cn- होता ये, और इस मेटल को ये कोऑर्डिनेट करना चाहता तो कर तो देता, कोऑर्डिनेट बिल्कुल करेगा, कोऑर्डिनेट कर दिया। लेकिन क्या इसमें रिंग कभी बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी, कदापि नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो मोनोडेंटेट है, एक ही तरफ से सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकता है। हमारे पास अगर चिलेट करना है, चिलेशन करना है, तो कम से कम उसे डाइडेंटेट तो होना ही चाहिए। मोनोडेंटेट कभी चिलेशन नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे ना? ठीक है। दो एक क्वेश्चन यहां पे हो गया कि मोनोडेंटेट चिलेशन नहीं करते हैं, डाइडेंटेट से शुरू होता है, उसके बाद फिर आगे ट्राइडेंटेट वाले भी करते हैं, टेट्रा भी करते हैं, पेंटा भी करते हैं, हेक्सा भी करते हैं। जितना भी तुम समझ पाओ उतना। मतलब डाइडेंटेट से जो ऊपर होंगे वो हमारे पास क्या करेंगे बेटा? चिलेशन करेंगे। चिलेशन से क्या फायदा होता है बेटा? चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। बात समझे रहना? हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी चिलेशन से बढ़ जाती है। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें चिलेशन हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक। अच्छा, जितनी ज्यादा डेंटिसिटी होगी चिलेशन उतना बढ़ जाएगा। आपको मालूम है भाई, ये बाइडेंटेट है तो यहां पर एक रिंग बन रहा है। अगर ये ट्राई या टेट्राडेंटेट होता तो हमारे पास और तरीके से भी इसमें रिंग बन सकते थे, और भी रिंग बन सकते थे। अब ये ना कहना बना के दिखाइए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप ये समझिए, जितनी ज्यादा डेंटिसिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा चिलेशन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा चिलेशन बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपको सवाल दे दिया जाए, पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, मतलब अरेंज करने कह दिया जाए, मोस्ट ना कहा जाए, आपको सवाल कैसे पूछा जा सकता है? आप कहते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है। उसमें आपको दे दिया जाए, एक हमारे पास EDTA हो, EDTA हो। देखो जितना कोर्स में उतना ही पढ़ा रहे हैं। एक हमारे पास EDTA है, एक हमारे पास ये OX है, और एक हमारे पास Cl- है। आपको दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये हेक्साडेंटेट है, इसकी डेंटिसिटी सबसे ज्यादा, तो मतलब सबसे ज्यादा चिलेशन इसमें, उससे कम चिलेशन इसमें, और Cl में तो चिलेशन होगा ही नहीं क्योंकि ये मोनोडेंटेट है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से अगर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? EDTA की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चिलेशन इसमें होगा, उससे कम OX में होगी, और सबसे कम किसमें होगी डॉक्टर साहब? Cl- में। बात समझ में आ रही है? अगर स्टेबिलिटी का सवाल आ जाए तो आप लोग ऐसे कर ले जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए इसे लिखिए। जितना ज्यादा ये सब जो इतना बोल रहे हैं बेटा, लिखते रहिएगा आप लोग, बिना लिखे कुछ होने वाला नहीं। नोट्स बनाइए प्रॉपर, जो भी बोल रहे हैं सब आप लिखिए, जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब लिखिए। क्लियर? चलें नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी में 2-4 पॉइंट हम जो लिखाएंगे बस वो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से मान लिया, अगर हमने ये लिया K4
FeCN का होल 6। देखो बार बार वही एग्जाम्पल हम उठा ले रहे हैं, अभी इसमें एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें जो है दो तरीके की वैलेंसी होती है, जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। आप हेडिंग लगा लीजिए प्राइमरी वैलेंसी, 3-4 पॉइंट लिखाएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट सारे बात लिखेंगे, वर्नर्स थ्योरी में आप परेशान नहीं होंगे, 2-3 पॉइंट लिखाएंगे। क्लियर? चले पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए प्राइमरी वैलेंसी में, चलिए दिस इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। पहला पॉइंट, 1 मिनट बेटा होल्ड करिएगा। सॉरी फॉर द डिले बेटा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया। काम क्या आया था एक्चुअल में, बगल में कोई चोर और आ गया था, तो वही देखने गए थे क्या हुल्लड़ मच रहा है। बहरहाल चलिए हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम जिसको करना तो वो तो अपना काम करके चला गया, हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो हमारे पास प्राइमरी, क्या लिखा हमने पहले पॉइंट लिखा बेटा, दिस इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है तो जो ये मेटल होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे हम इसको देखें, पोटेशियम है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में निकालना सिखाया था, इसका कॉम्प्लेक्सेस भी निकालना सिखाए थे अगर आप लोगों को याद रहा हो तो। ये हमारे पास पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का होता है, इसके लिए +1 होता है, तो +1 × 4 कर देते हैं। यहाँ पर Fe का हमें निकालना है तो उसकी जगह पे x ले लेंगे, और Cn का कितना होता है, -1 होता है, और इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, और इक्वेट कर देंगे 0, क्योंकि ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हमारे पास चार्ज होता है तो उसको हम कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 4 +1 होता है 4, ये आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा, -6 = 0 आ जाएगा। तो यहां से x = बेटा +2 आ जाएगा, क्योंकि ये -2 बचेगा, इधर जाके +2 आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, वो +2 आएगा। तो यही हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। पहला पॉइंट हमने लिखा है ना, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के बराबर होती है। क्लियर? चले नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज आयोनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, 2 1 3, ठीक है। चले थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, दिस इज सेटिस्फाइड बाय ओनली एनायन। दिस इज सेटिस्फाइड बाय ओनली एनायन। ठीक है, जो ये प्राइमरी वैलेंसी होती है ये सिर्फ और सिर्फ एनायन से सेटिस्फाई होती है, सिर्फ और सिर्फ एनायन से सेटिस्फाई होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उनको हम डॉटेड लाइन से लिखा रहे हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखिएगा, बाकी वर्नर थ्योरी में बहुत ज्यादा डिटेल में ना घुसिएगा, ये 4 पॉइंट आप याद कर लिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी देखिए, लिखिए बेटा, दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर।
जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, K4 FeCN का होल 6, ठीक है। हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी हो और कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों एक ही चीज होती है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। इसको निकालते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं? इसको फाइंड करने का तरीका यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड लिखो, नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, लिगेंड लिखा, इनटू डेंटेसिटी, डेंटेसिटी, ठीक। अब जैसे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसमें हम ये जानना चाहें इसकी सेकेंडरी वैलेंसी या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहें तो क्या करेंगे? कितने लिगेंड है बेटा? 6, नंबर ऑफ लिगेंड है 6। डॉक्टर साहब इसकी डेंटिसिटी कितनी है? सीएन की डेंटिसिटी जो होती है 1 होती है, सीएन माइनस लिखा है अभी हमने, तो ये हमारे पास 1 होती है, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखा, दिस इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं ये आपको मालूम चल गया। फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज डायरेक्शनल। जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा ये डायरेक्शनल होती है। थर्ड पॉइंट आ जाइए, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो हमारे पास ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये किससे सेटिस्फाई होती है? एनायन से भी हो सकती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो सकती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझे रहना, एनायन से भी हो सकती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो सकती है। क्लियर? टिक मार करके लिख लेंगे इसको, डबल टिक मार करके लिखेंगे। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा वो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पर भी हमको लिखना होता है इसकी इसकी वैलेंसी, तो डॉटेड लाइन से किसको डिनोट करते हैं? प्राइमरी वैलेंसी को, और एक एरो से डिनोट करते हैं किसको? सेकेंडरी वैलेंसी को। क्लियर? चले, अब तो आप जान ही लेंगे, K4 एफिशिएंसी से एक एग्जांपल ले लिया, तो और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसका भी आप बता दीजिए हमको, जैसे हमने ले लिया, चलो ये हमारे पास है CO और ब्रैकेट में EDTA, EDTA। चलिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, इसकी हमको प्राइमरी वैलेंसी चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर से, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर से, सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उससे निकाल सकते हैं। तो सेंट्रल मेटल हमारे पास ये है CO, तो प्राइमरी वैलेंसी निकालना है बेटा। इसकी जगह पे हमने X रख दिया, ये हमारे पास CO है, कोबाल्ट। अच्छा, प्लस में EDTA की वैल्यू कितनी होती है? CN में 1 माइनस होता है तो माइनस होती है, Cl पे 1 माइनस होता है तो -1 होता है। याद है नहीं याद है? CN -1, OH -1, जिन पे 1 -1 का होता था उसकी वैल्यू 1 ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पे, उसकी जगह पे -1 रखते थे। क्लियर नहीं क्लियर? अब इस पे कितना चार्ज होता है आप लोगों को याद होगा, जितना इस पे चार्ज होता है, अगर कोई हमारे पास एक स्पीसीज है तो जितना इस पे चार्ज होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाया करता है। ठीक है, इस पे कितना चार्ज आपको दिख रहा था? 3 हमारे पास एसीटेट थे। ठीक है, जो 3 हमारे पास थे वो एसीटेट थे। उसमें अगर आपने देखा होगा OO माइनस 3 नहीं 4 थे, 3 नहीं 4 थे, तो 4 OO माइनस थे, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हुई बेटा? -4। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो EDTA की ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है? -4 होती है, याद कर लीजिए। ठीक, इज इक्वल टू, क्या 0 लिख दे? नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है तो वही चार्ज जाएगा। कितना चार्ज है? माइनस, ये माइनस का 1 है, ध्यान देना। क्लियर? तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, ये -4 उधर जाएगा तो -1 और +4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 3। तो इसके पास जो हमारे पास वैलेंसी आती है, प्राइमरी वैलेंसी आती है, वो कितनी आती है बेटा? +3। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बेटा? लिगेंड इनटू डेंसिटी होती है ना। तो लिगेंड कितना है इसमें? 1, तो 1 लिखा। डेंसिटी इसकी कितनी होती है? EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? 6। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6, तो ये बराबर हो गया 6। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, कहीं पर एक बात ये लिख भी लीजिए, कहीं पर भी अगर कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट, इसकी +3 ऑक्सीडेशन सबसे कॉमन होती है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। ध्यान देना, नॉर्मली ज्यादातर जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जितना उस पर चार्ज होता है किसी पे, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, जितना किसी पे चार्ज होता है उसका डबल जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन, नॉर्मली बता रहे हैं, जनरली बता रहे हैं,
हर जगह ये काम नहीं करेगा, लेकिन 90% केस में काम भी कर जाएगा। जितना किसी का जो है चार्ज होता है उसका डबल उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। फिर सुनिए, जितना किसी पर चार्ज होता है, मैं जल्दी जल्दी में बस कुछ चीजें ऐसे ही होश हो जाती है, ठीक है, जितना किसी पर चार्ज होता है उसका डबल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आप अगर कहीं पर आपको जो है पिक करना हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, तो आप कैसे पता करेंगे, ऐसे ही पता करेंगे, ठीक है। तो जो कोबाल्ट होता है उसको याद कर लिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आता है हमेशा। क्लियर नहीं क्लियर? ऐसे अगर आयरन होगा, आयरन का 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। एजी का जो होता है Ag+1 होता है, तो इसका हमेशा जो है 2 होता है। हमेशा देखना एजी के साथ 2 ही लिगेंड आपको लगे मिलेंगे, ठीक है। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ही लिगेंड मिलते हैं, या उसी हिसाब से लिगेंड मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, +3। इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। चार्ज होता है +3। अब इसमें +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, तो इसके लिए 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एजी का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 2। ये याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ज्वलंत हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही हैं। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये याद कर लें कि जो CO है, कोबाल्ट है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आयरन का 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और Ag का जो है 2 होता है। क्लियर? चलें नोट करें इसको। चलें, अच्छा रुको, एक सवाल करा देते हैं, इस पे एक सवाल करा देते हैं यहीं पर, ताकि जो ये हमको याद आया है इसको, इसका तुम्हारा सवाल भी बन जाए और तुमको कोई दिक्कत भी ना हो। ये आपका, एक मिनट रुक जाइए, हम सवाल देख लेते हैं। ये आपका 2017 में सवाल आया था, 2017 में। कराए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्री ऑफ AgCl फाउंड व्हेन AgNO3 इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद कॉम्प्लेक्स COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3। एक सवाल आया। अब सवाल तो हमने पढ़ दिया, आप लोगों को जो अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ऐसे क्या दिखेगा आपको। चलो 2017 का सवाल है, नीट का, देख लीजिएगा। सवाल हम पढ़ तो दिया ही हमने एक बार। अब इसको एक बार चाहे तो आप लोग अब वीडियो देख लोगे तो एक बार कहीं पे लिख ले। अब यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स है, देखो जैसे हमारे पास ये COCl3 है, ठीक है, और उसने कहा .6NH3 है, .6NH3। क्लियर? अब हमसे ये कह रहा है कि उसने इसमें AgNO3 डाला, यहां पर AgCl बना, तो AgCl की स्टोकियोमेट्री पूछी थी, कितने, स्टोकियोमेट्री मतलब कितने AgCl बने। बात समझ रहे ना, कितने AgCl बने, ठीक। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिखा है। अब हमें नहीं, अभी ऐसा तुम नहीं बता सकते कि यहां पर कितने AgCl बने या कितने AgNO3 खर्च हुए। अब जरा इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए। देखो यहां पर कोबाल्ट लिखा, ठीक है। अब एक बात बताना, इसकी जो कोबाल्ट होता है, इसका और जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होता है, 6 होता है ना, 6। ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ध्यान देना, तो यहां पर 6 NH3 हैं और 6 के 6 NH3 अंदर आ जाएंगे। देखो ये हो गए, ठीक। जो Cl हो जाते हैं वो बाहर चले जाएंगे, 3Cl हो जाएंगे, 3Cl बाहर। क्लियर नहीं क्लियर? अब ध्यान देना, जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो आयोनाइज नहीं होता, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है वो आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर ये वाले Cl जो होते हैं वो Cl- में आ सकते हैं। अंदर वाला कोई, हालांकि अंदर कोई Cl है भी नहीं जो अंदर वाला आयोनाइज हो। क्लियर नहीं क्लियर? फिर क्या होता है, यहां पर का जो Cl- होता है वो Ag के Ag+ से रिएक्ट करता है और AgCl बना लेता है। अब एक बात बताओ, यहां पर कितने Cl- बनेंगे, यहां पर कितने Cl- बनेंगे, यहां पर 3Cl- बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर 3Cl- बनेंगे तो यहां पर 3 AgNO3 होना चाहिए ना, 3 AgNO3 होना चाहिए। और जब 3 AgNO3 का 3 Ag मिलके 3 Cl निकालेगा तो यहां पर 3 AgCl बनेगा ना। बात समझे रहना, इस वाले के लिए जो स्टोकियोमेट्री आई वो कितनी आई, 3 AgCl। किसकी, AgCl की स्टोकियोमेट्री समझ में आ रही है? स्टोकियोमेट्री मतलब नंबर, स्टोकियोमेट्री मतलब नंबर, कितना हमारे पास AgCl बना। तो यहां पर कितना AgCl बना, 3 AgCl बना।
क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि ये हमारे पास ये हो गया, फिर दूसरा उसने एक और कॉम्प्लेक्स लिया वहीं पर, उसने कहा कि हमारे पास COCl3 है, इसको मिटा देते हैं, यहां से मिटा देते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा 2 नंबर पे COCl3 है और 5NH3 की बात की, 5NH3 की बात की, और इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, इसमें AgNO3 डाला, जाहिर सी बात है AgNO3 हमसे करा डालने को, और यहां पर AgCl बना, ये AgCl बना। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अच्छा यहां पर देखिए, बात समझ में आई? अब इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हमको मालूम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 होता है, मतलब वो 6 लिगेंड से जुड़ेगा अगर मोनोडेंटेट है। तो देखो ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, NH3 भी मोनोडेंटेट होता है और Cl भी मोनोडेंटेट होता है। तो कोबाल्ट हमने लिया, उसके साथ हमने ब्रैकेट में NH3 ले लिया, ठीक है, और NH3 5 है, 5 के 5 ले लिए। लेकिन अभी भी हमारे पास एक लिगेंड की कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हेक्साडेंटेट होता है, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और ये 6 लिगेंड चाहता है अगर मोनोडेंटेट है तो। अगर डाइडेंटेट है तो 3 लिगेंड से काम चल जाएगा। बात समझे आ रही है कि नहीं आ रही है? और हमारे पास अगर हेक्साडेंटेट है तो एक ही लिगेंड से काम चल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा होना चाहिए। तो ये मोनोलिगेंट है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 5 तो ये हो गए। अभी हमको एक मोनोडेंटेट लिगेंड की जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले Cl से ले लेते हैं। तो ये एक Cl भी हमने ले लिया, अब इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास स्फीयर तैयार हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तैयार हो गया। अब यहां पर काउंटर आयन के तौर पे 2 Cl हो जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग ईमानदारी से सोच के हमको ये बताओ कि जो ये AgNO3 है, तो ये कितने Cl से रिएक्ट करेगा? जितने है ना, अंदर वाले Cls को ये आयोनाइज नहीं कर पाता। हमको मालूम है कि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरीन होता है या कोई भी आयन होता है, वो कभी भी आयोनाइज नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है उसे तो भूल जाइए। तो ये Cl कहां से निकालेगा? जो बाहर के तौर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है। तो कितने Cl बाहर है? 2 Cl बाहर है। तो देखो सवाल बदल के ही पूछा जा सकता है, तो वो ये भी पूछ सकता है कितने AgNO3 लगेंगे? 2, ठीक है। और कितने AgCl बनेंगे? वो भी 2 बनेंगे, जाहिर सी बात है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखो 2 Cl है तो 2 Cl यहां से मिलकर 2 AgCl बना लेंगे, 2 AgNO3 से 2 Cl मिलके 2 AgCl बना लेंगे। तो इसकी स्टोकियोमेट्री कितनी आ गई बेटा? इसमें इस वाले रिएक्शन के लिए स्टोकियोमेट्री कितनी आई? 2। किसकी? AgCl की भी और AgNO3 की भी, ठीक है। अभी अगर सवाल बदल देना, वो आपसे AgNO3 की स्टोकियोमेट्री पूछे तब भी वही आएगा, जो AgCl की रहती है वही AgNO3 की होती है। क्लियर नहीं क्लियर? और तीसरा हमारे पास जरा सोच के बताइएगा, तीसरा भी है, चौथा भी है यार, नहीं 3 ही है, लास्ट बचा। लास्ट हमारे पास ये है, यहां पे लिख दें, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये हमारे पास CO है और उसने कहा डॉट NH3 4NH3 और यहां पर Cl3 ऐसे लिखा है। तो आपको जाहिर सी बात है पता चल गया होगा। अब आपको जो है पूरा ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अब सवाल देख के बताओगे यार। कैसे बताओगे? देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 मोनोडेंटेट यहां से मिलेंगे लिगेंड, 2 इसमें से ले लेगा, तो बाहर जाने के लिए एक ही क्लोरीन तो बचा। एक क्लोरीन है तो उसके लिए कितना AgNO3 लगेगा? एक AgNO3 लगेगा। कितना AgCl बनेगा? एक ही बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, मतलब AgCl की 3 डेंसिटी, यहां पर 3 स्टोकियोमेट्री, 2 स्टोकियोमेट्री, और यहां पे लास्ट वाले में 1 स्टोकियोमेट्री। क्लियर नहीं क्लियर? तो इस तरीके से अगर सवाल कभी आ जाए तो आप लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लीजिएगा। कोबाल्ट पे सवाल आ चुका है, हो सकता है आपको आयरन पे सवाल दे दे, ठीक है। और आयरन पे अगर सवाल देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं कराएगा, आपसे बताएगा इसकी 5 है या 6 है। आपको Ag पे सवाल दे देगा तो आपको मालूम होगा इसकी 2 है। जिसकी डेफिनेट है उसी से आपको पूछेगा, जिसकी इनडेफिनेट है, जिसके वेरिएबल है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर वेरिएबल आते हैं, तो उस पर आपसे सवाल नहीं पूछेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आइए IUPAC नेम। IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम में क्या होता है? देखो जैसे हमारे पास हम एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, वही वाला K4FeCl3,
CN का होल 6, अभी सवाल कराएंगे इस पे, K4FeCN का होल 6। ठीक, जब इसका नामकरण होता है तो सबसे पहले नाम लिखते हैं कटायन का, जो इसका कटायनिक पार्ट होगा, उसके बाद एनायन का, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, गैप होना चाहिए। कटायन और एनायन का जब नाम लिखते हो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आइए बात करते हैं कैटायन की। जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम लोग इसी तरीके से नाम लिखते हैं। ठीक है, बात समझे रहना, जो भी कैटायन हो हमारे पास। ठीक, अच्छा इसमें एक खास बात ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, कैटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, हमेशा कैटायन जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, और जो पहले लिखा जाता है उसका नाम ही पहले आप लिख दीजिए बस। ठीक है, ये हमारे पास पोटेशियम पहले लिखा है, देखो कैटायन, देखो अगर इसको तोड़ोगे तो ये पहले लिखा है, ये कैटायनिक फॉर्म है, और ये हमारे पास एनायनिक फॉर्म है। क्लियर नहीं क्लियर? तो जो कैटायन होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसमें पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? पोटेशियम से। उसके बाद फिर एनायन का नाम लिखेंगे। बात समझे रहना, पहले कैटायन का फिर एनायन का, या हम इसको शब्द बदल के कह दे जो पहले मिल जाए उसी का नाम लिख दो। क्यों? क्योंकि IUPAC ये कहता है कि कैटायन को पहले लिखो और एनायन को बाद में लिखो, तो झंझट ही नहीं है। ठीक, अच्छा अब आ जाइए यहां पर, एक बात समझ लिए, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, देखो कैटायन एनायन की बात खत्म हो गई, अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम जो लिखेंगे वो हम सिंगल वर्ड में लिखेंगे, सिंगल वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में, सिंगल वर्ड में। ठीक है, ये नहीं इसमें हमने आयरन को अलग कर दिया और CN को अलग कर दिया, इसमें इन दोनों में स्पेसिंग नहीं होगी, सिंगल वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हम लिखेंगे साइनाइडो और फिर उसके बाद जो लिखेंगे आयरन। क्लियर नहीं क्लियर? सिंगल वर्ड में लिखेंगे, ध्यान देना सिंगल वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम इसको हेक्सा साइनाइडो, और ये हो जाएगा हमारे पास फेरेट। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ठीक, जरा समझे रहना, समझे रहना। ठीक है, फेरेट नहीं होगा ये, हेक्सा साइनाइडो फेरेट नहीं होगा, फेरेट ही होगा। चलो अब इसको बताते हैं, फेरेट और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है, कैसे होता है बताते हैं, पहले अभी यहां पर हम कुछ रूल बता देते हैं यहां पर। चलो ठीक, देखो अब देखो यहां पर हमने हेक्सा साइनाइडो फेरेट लिखा, हमने सिंगल वर्ड में लिखा, सिंगल वर्ड में लिखा, सिंगल वर्ड में लिखा। ठीक है, एक ही वर्ड है, कोई भी इसके बीच में गैपिंग नहीं आ रही। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा एक बात और बताओ, इसमें यहां पर जो है, यहां पर जो हम लोग नाम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जो शुरुआत करते हैं इसका नाम लिखना वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर जो नाम नॉमेनक्लेचर होगा, तो जो पहले आएगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, तो पहले आ ही नहीं सकता, कैटायन होगा तो कैटायन का पहले नाम लिख देंगे। जैसे इसका नाम लिखना है तो यहां पे पोटेशियम लिखेंगे, ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के बाद गैप दिया हमने, ठीक है, ये मैं कैटायन का लिख लिया। अब ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन का है, तो इस कॉम्प्लेक्स का कैसा नाम लिखते हैं? इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का लिखेंगे। सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का, लिगेंड के बाद जो है मेटल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद जो होता है, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो लिख देते हैं। देखो यहां पर जो लिखा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये जो हम जो नाम लिखते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं और सिंगल वर्ड में लिखते हैं। तो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें और धीरे धीरे डेप्थ में आते चले जा रहे हैं। तो जब भी हमको इसका नाम लिखना होगा तो जो पहले होगा, चाहे कैटायन पहले हो चाहे एनायन पहले हो, अगर हमारे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स पहले होता तो कॉम्प्लेक्स का पहले नाम लिख देते और बाद में जो है जो एनायन होता उसका नाम लिख देते। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर कैटायन हमारे पास क्या है? पोटेशियम, उसका नाम पहले लिख दिया। कोई डाउट? कोई नहीं डाउट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम सिंगल वर्ड में लिखते हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात होती है स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहां पर आ जाओ, जो हमारे पास मेटल होता है उसका नाम लिखते हैं। अब इसका फेरस, फेरेट, आयरन कैसे लिखा जाता है ये भी आगे बता रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट बता रहे हैं।
फेरेट लिखा, उसके आगे इसका क्या लिखना है हमको, कोऑर्डिनेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्लियर नहीं क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चलें, अब यहां पर अब देखो सबका अलग अलग बताएंगे। पहले हम लिगेंड की बात करेंगे, फिर इस आयन की बात करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर, फिर हम सेंट्रल मेटल आयन की भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो ध्यान देना कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड है, अगर एक से ज्यादा, कहीं पॉइंट लिखिए, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड है तो जो हमारे पास अल्फाबेटिकली ग्रेटर होगा उसको पहले लिखेंगे। जो हमारे पास अल्फाबेटिकली ग्रेटर होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास H2O भी है कहीं पर, और कहीं पर भी Cl भी है। इसको बोलते हैं एक्वा और इसको बोलते हैं क्लोराइडो। ठीक है, तो इन दोनों में अगर ये दोनों ही है, दोनों को लिखना है तो पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे वाटर को। क्यों, क्योंकि इसको लिखते हैं एक्वा, ए पहले आता है और क्लोराइडो का सी बाद में आता है। क्लियर नहीं क्लियर, जो अल्फाबेटिकली ग्रेटर होगा उसको पहले लिखेंगे। बात समझ रहे ना। अच्छा, जो हमारे पास निगेटिव लिगेंड होते हैं, जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, उसके आगे हम ओ लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, Cl को बोलते हैं क्लोराइडो। Cl माइनस अगर कहीं लिगेंड मिल जाए तो उसे बोलते हैं क्लोराइडो। अगर हमारे पास OH माइनस कहीं मिल जाए तो उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सो। लिखते रहिए बेटा। अगर हमारे पास कहीं पर NO2 मिल जाए, ये हमको NO2 मिल जाए तो इसे बोलते हैं नाइट्राइडो, इसे नाइट्राइडो बोलते हैं, नाइट्राइडो। ध्यान देना, एक बात इसमें ध्यान देना, ये NO2 है लेकिन किस साइड से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन राइट साइड से जुड़ा हुआ है, तो डैश N भी लिख देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर। अगर हमारे पास ये हो ONO, देखो ये भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, इसको भी हम बोलते हैं डॉक्टर साहब नाइट्राइडो। ये भी हमारे पास नाइट्राइडो हो गया, ये लिगेंड का नाम है। ठीक है, ये लिगेंड का नाम है, इसको भी हम नाइट्राइडो बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑक्सीजन के साइड में है तो इसको हम लोग डैश ऑक्सीजन लिख देते हैं, तो दोनों ही नाइट्राइडो हो गए। क्लियर नहीं क्लियर। और आप बताइए, अगर CN आ जाए, CN आ जाए, CN माइनस, तो अभी बताया इसको साइनाइडो बोल सकते हैं। NH2 माइनस आ जाए तो इसे अमाइडो बोल देते हैं। ठीक है, सब ये नाम लिख लीजिएगा। क्लियर नहीं क्लियर। अगर हमारे पास SCN आ जाए तो इसे थियोसाइनाइटो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, थियोसाइनाइटो। अगर SCN आ जाए तो इसे बोलते हैं थियोसाइनाइटो। अगर हमारे पास ये हमारे पास NCS आ जाए तो इसको बोलते हैं आइसोथियोसाइनाइटो। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोथियोसाइनाइटो बोलते हैं। ये थियोसाइनाइटो हो गया, ये हमारे पास आइसोथियोसाइनाइटो हो गया। ठीक, इनके नाम आप लिख लीजिए, ये लिगेंड के नेम है, ये IPSC में काम आएंगे। ठीक है, चलें जरा देखिए यहां पर। अब हमारे पास एक पॉइंट और टिक मार्कर कहीं लिखें कि हमारे पास ऐसे लिगेंड जिसमें बाई या ट्राई पहले से आ जाता है तो दोबारा उसमें बाई या ट्राई नहीं लिखते। जैसे हमारे पास EN है, ठीक है, इसका नाम होता है एथाइलिन डाई अमीन, डाई अमीन। ठीक है, इसका नाम एथाइलिन डाई अमीन होता है। क्लियर नहीं क्लियर, आप समझना। अगर ये 2 आ जाएं तो इसको क्या लिखेंगे, डाई एथाइलिन डाई अमीन नहीं, तब इसके लिए डाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब इसका इस्तेमाल करते हैं बिस। 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं बिस, 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रिस, और 4 के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोगों का फेवरेट टेट्राकिस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये सबका फेवरेट होता है टेट्राकिस। ठीक है, तो ये हमारे पास बिस, ये हमारे पास ट्रिस, और ये क्या हो गया, टेट्राकिस। क्लियर नहीं क्लियर। चले, अच्छा, जो जो जिसका जिसका दिमाग वहीं पर पहुंचा है जहां पर पहुंचना चाहिए, वो आप कभी कंप्लेन ना करें कि सर हमारा दिमाग नहीं चलता है, हमको कम समझ में आता है। इन नालायकों को जो चीज समझने वाली होती है वो नहीं समझ में आती है, बट जो नहीं समझने वाली होती वो डायरेक्ट समझ जाते हैं कि ये देखो, ये हमारे पास, ये हम बहुत समझदार इंसान है। तो टेट्राकिस सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, याद करने कह दो कि ये कहां पे होता है तो ये नहीं बता पाएंगे कि पढ़ा तो था कहीं पे टेट्राकिस, कुछ तो पढ़ा था, टेट्राकिस याद रहेगा। चलो खैर, अच्छा, हमारे पास कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उनका एक स्पेशल नाम होता है, उसमें हम ओ नहीं लगाते। जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे हमारे पास वाटर हो गया H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा। ठीक है, जैसे हमारे पास NH3 हो गया, NH3 इसका इंपॉर्टेंट है।
NH3 बच्चा हमेशा गलत करते हैं, हम खुद स्पेलिंग इसकी देख लें। NH3 का जो होता है वो अमीन होता है, AMM, ध्यान देना, अमीन नहीं होता, AMM होता है, AMMINE, ठीक है। अगर हमारे पास CO हो तो उसे कार्बोनिल बोलते हैं, कहीं पर CO हो, ये कैपिटल हो, तो इसे बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनाइल, ठीक है, ये कार्बोनिल, ठीक। तो ये आपके हमारे पास एक और लिख लीजिए। अच्छा, अगर NO हो तो उसे नाइट्रोइल बोलते हैं, नाइट्रोइल। अगर आपके पास NO हो तो उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोइल। ये हमारे पास कैसे है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक। अच्छा, ध्यान देना, आप जरा समझना, हम अब बात कर रहे हैं उसकी एंडिंग ऑफ नेम ऑफ मेटल। मेटल का नाम किस नाम से एंड होगा, कहीं पर 8 लग जाता है, कहीं पर आइड लग जाता है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, अगर हमारे पास सॉल्ट एसिडिक है, अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एसिडिक है, जिसमें काउंटर आयन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आएगा। तो उसमें जो है इक लग जाता है, उसमें इक लग जाता है, जैसे 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 ये आपका, ये देखो H4 PT 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 CN6, ठीक है, CN का होल 6, क्लियर नहीं क्लियर, ठीक। तो ये अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना तो सब कुछ तो हमें आ गया, सब कुछ तो हमें आ गया, ठीक है। सबसे पहले कैटायन का करते हैं, उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। ध्यान देना, अगर हमारे पास एसिडिक है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एसिडिक है, मतलब जिसमें काउंटर आयन जो है वो H+ हो, काउंटर आयन जो हो वो H+ हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉल्ट होता है लास्ट में उसमें एक लगा देते हैं, लास्ट में उसमें एक लगा देते हैं, ठीक। अब ये ना कहना इस हाइड्रोजन का नाम यहां पे लिखना है, भाई ये भी तो हमारे पास क्या है, ये भी तो हमारे पास कैटायन होगा, लेकिन हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पे हम इक लगा देते हैं, तो नाम हम यहीं से शुरू करते हैं। अब इन दोनों में किसका नाम पहले लिखा जाएगा बेटा, इन दोनों में जो नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड कौन है इसमें, साइनाइड, और साइनाइड भी कितना है, 6। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं इसमें हेक्सा, हेक्सा साइनाइड को क्या लिख सकते हैं बेटा, हेक्सा साइनाइडो, क्या लिख सकते। अच्छा, एक गलती देखो हमसे ये हो गई, हमने इसको कैपिटल में लिख दिया, देखो वहां भी गलती कर रहे थे आप लोग, गलती मत करिएगा। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है इसका नाम जो है सिंगल वर्ड में लिखते हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसको जो है स्मॉल लेटर से लिखते हैं, इसमें कभी गैपिंग नहीं होती इनके नाम में, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया हेक्सा साइनाइडो। अब आ जाइए मेटल का नाम लिख लीजिए। मेटल का नाम क्या होता है बेटा, मेटल का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका नाम होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम होता है ना, तो इसको बोलते हैं प्लेटेनिक, प्लेटेनिक, NIC, ठीक है। अब ये हमने IC क्यों लगाया, इक क्यों लगाया, इक क्यों लगाया, इसकी वजह क्या है, जहां पर इक लग रहा है इसका मतलब ये है ये एसिडिक फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पर काउंटर आयन में H दिख जाए, H+ दिख जाए, तो हम लोग मेटल में क्या लगा देते हैं, इक लग जाते हैं। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, निकाल लो यार। ये हमारे पास 6- का होगा, ये 4 का प्लस का होगा, ठीक है। 6- 4+, ध्यान देना, 6- हो जाएगा, 4+ हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना आएगा, -2, और -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो मतलब इसका कितना आना चाहिए, 2, और 2 को रोमन वर्ड में इस तरीके से लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो प्लेटेनिक एसिड, सॉरी प्लेटेनिक हो जाएगा, प्लेटेनिक 2 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बाबू। अच्छा, अगर हमारे पास दूसरा हो जाए, पहले नंबर पे आपने लिखा अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एसिड हो, अब दूसरे नंबर पे लिखिए अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है एनाइनिक हो, तो मेटल में 8 लगा देते हैं। अगर हमारे पास एनाइनिक हो तो मेटल में 8 लगा देते हैं, जैसा कि अभी ऊपर हम बता रहे थे। जैसे हमने लिखा K4 FeCN का होल 6, ये हमारे पास है। देखो ये हमारे पास, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो, अगर इस साइड में देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो ये लेफ्ट ही तो हुआ, अगर इस साइड से देखोगे तो ये राइट में पड़ जाएगा, मतलब इस साइड में जो बाद में लिखा होगा वो एनायन होगा, ये हमारे पास एनायन होगा, ठीक है, एनायन होगा। अरे यार एन आयन, ठीक है, एनायन, ठीक, ये हमारे पास एनायन हो गया। क्लियर नहीं क्लियर। तो अगर एनायनिक फॉर्म होगी तो जो मेटल होगा उसमें 8 लगाएंगे,
जो हमारे पास एनाइनिक फॉर्म होगी, जो मेटल होता है उसमें 8 लगा देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे मेटल में। तो नाम पहले किसका लिखेंगे बेटा, नाम किसका पहले लिखेंगे, जल्दी बताओ, नाम किसका लिखेंगे? नाम लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं पोटेशियम। चलो इससे पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद क्या हो गया बेटा हमारे पास, आयरन, आयरन और साइनाइड। अब साइनाइड में किसका नाम लिखा जाएगा, हेक्सा साइनाइडो, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, आयरन। अब आयरन को यहां पर जब बाद में लिखा जाता है तो उसे फेरस की जगह पे फेरेट लिखेंगे, 8 लगा देंगे ना, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 पहले से निकाल चुके हैं, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है बेटा, एनाइनिक फॉर्म हो गई। कौन सी होगी बेटा, एनाइनिक फॉर्म हो गई, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास कैटाइनिक फॉर्म हो तो उसमें IUM लगा देते हैं। ये आपको पहले से मालूम है कि अगर कहीं पर कैटाइनिक फॉर्म है, किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें IUM लग जाता है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कहीं कैटाइनिक है तो उसमें IUM लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमको ढूंढ लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल हम इसमें कोई ढूंढ लेते हैं कैटाइनिक वाला। 1 मिनट रुक जाइए, हमारे पास चलो अभी इसमें कोई हमको एग्जाम्पल इसका दिख नहीं रहा है। अब हम एग्जाम्पल कराना शुरू कर रहे हैं, जो आएगा तो उसी में आ जाएगा, ठीक है। कोई एग्जाम्पल अभी हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, अभी करा देते हैं, करा देंगे, टेंशन न लो। कोई ना, जितने एग्जाम्पल होंगे उसमें आप कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। अब इससे पहला हमारे पास कोई एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, जैसे ये लिख लें, COEN का होल ट्वाइस, COEN का होल ट्वाइस, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास Cl2 है, Cl2 है, ये भी ब्रैकेट में लिख दे, और इस पे है पॉजिटिव, ठीक। अब देखो ये आयन है, अगर आयन होता है तो उसके आगे आयन लगा देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, आयन लगा देते हैं। अब बात बताओ, इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है, कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो सीधा इसी का नाम लिखना शुरू करेंगे, ठीक। अब इन दोनों में सबसे पहले लिगेंड ढूंढते हैं, लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड में भी 2 लिगेंड है, कौन कौन से लिगेंड है, एक EN है, एक हमारे पास Cl है, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, और ये हमारे पास क्या होता है, क्लोराइडो। तो E पहले आता है, E पहले आता है, या हमारे पास C पहले आता है, ABCD क्लोराइडो, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ABCDE अमीनो, ठीक है। लेकिन चूंकि इससे पहले जो है हम इसको लगाना है, हमको बिस, क्या लगाना है, बिस। देखो बिस क्यों लगाएंगे, तो ये हमारे पास इथाइलिन डाइमीन है, तो चूंकि जिसमें डाई पहले आ रहा है तो इसलिए इसमें लगाएंगे बिस। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें बिस लगाएंगे और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब अरेंज कर देते हैं, इसमें बिस हो जाएगा, इसमें डाई हो जाएगा, इन दोनों को अरेंज करते हैं। तो कौन पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन या पहले इथाइलिन डाइमीन? तो पहले कौन आता है डॉक्टर साहब, पहले आता है सी या पहले आता है ई? ऑब्वियस सी बात है, पहले ई, पहले सी आता है, तो सी वाला पहले लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर जब आ जाओगे तो लिखोगे बिस, लिखोगे बिस। फिर क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे एथाइलिन 1,2 डाई अमीन, इसका नाम वही तो था, पूरा नाम लिखेंगे एथाइलिन 1, डाई अमीन। देखो यह पूरा इतना लंबा तो उसका नाम ही हो गया, इतना बड़ा जो है बोर्ड नहीं है, एथाइलिन डाइमीन हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। अब कोबाल्ट के बाद उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, देखो ये हमारे पास जो होता है ये -2 होता है, और ये भी हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। -2 मिलके कितना हो जाएगा, -4, लेकिन +1 ऊपर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -3, और -3 उधर जाके कितना हो जाएगा, +3। तो इसके आगे 1 2 3 चश्मे लगा देते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा?
जल्दी बताओ। आई थिंक सो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं, अभी 10:30 बजे से हम लोग जो है रिवीजन क्लास वो करते हैं, 10:30 बजे से अभी पढ़ते हैं, क्या नाम है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद इस लेक्चर को कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल इसको जो है कंप्लीट करेंगे, ये आपका कल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर आपका एस ब्लॉक जो है करेंगे, कल नहीं परसों एस ब्लॉक करेंगे, एस के बाद फिर पी करेंगे, और पी के बाद डी करेंगे। तो ये सब करते 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 हम लोगों को जो है 17-18 तारीख हो जाएगी, तब तक कि आपका ये हम कंप्लीट करके करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए 2-3 दिन का ब्रेक होगा, 18, 19, 20, 21 से फिर से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, और सितंबर से पहले मतलब अगस्त में ही आपका सारा कोर्स फिनिश हो जाएगा, और फिर 10 दिन आप लोग खूब रिवीजन करिएगा, हम भी खूब आपको लाइव आके रिवीजन करवा देंगे। आप लोग जैसा बताइएगा वैसे क्वेश्चन उठा लिया करेंगे, हम पीडीएफ भेज दिया करेंगे, और अच्छे से सवाल करवा दिया करेंगे, ठीक है। जितने सवाल हो सकते हैं उतने सवाल सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। क्लियर निकले? जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, सवालों की बात करेंगे, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, उसमें जल्दी जल्दी सवाल करेंगे ताकि आप लोगों को सवाल मिलते जाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।